बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेडिएशन एक्सपोजर। तो देखिए, हम डेली लाइफ में हर वक्त रेडिएशन से घिरे हुए हैं। अब किस तरह से, जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उससे रेडिएशंस निकलती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं जो हम पर पड़ती हैं। उसके बाद एयर की बात करें, इसमें भी कुछ मिकदार में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वहाँ से भी रेडिएशंस निकलती हैं। अगर हम देखें कि आउटर स्पेस से हम तक जो है वो भी रेडिएशंस आ रही हैं, वो भी हम पर पड़ती रहती हैं। अगर इन सबको छोड़ भी दें कि देखिए जितनी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं जो हम पर पड़ती हैं। तो हम आम हालात में हर वक्त रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे होते हैं, हर वक्त हम पर रेडिएशंस पड़ रही होती हैं। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर। अब इसको आगे लेके चलते हैं गीगर मुलर की एग्जांपल के साथ। तो देखिए, गीगर मुलर काउंटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल समझने के लिए, बस समझने कि ये मेरा हाथ क्या है, ये गीगर मुलर काउंटर है, जीएम काउंटर है, इसको हम शॉर्ट में जीएम काउंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जीएम काउंटर है और ये मैंने इसके पास को रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है, मार्कर, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से रेडिएशंस निकलेंगी और ये रेडिएशंस इस जीएम काउंटर के अंदर जाएंगी। तो जब जीएम काउंटर के अंदर जाएंगी तो जीएम काउंटर इनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और काउंट करेगा। भाई ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर मैं इस सोर्स को हटा दूं और इस जीएम काउंटर को ऐसे ही किसी जगह पर, किसी रॉक के पास, किसी सॉइल के पास, किसी कमरे के अंदर रख दूं और फिर भी ये रेडिएशंस डिटेक्ट कर रहा हो ये जीएम काउंटर, तो भाई वो रेडिएशंस कहां से आई हैं, कुछ जादुई रेडिएशंस हैं। भाई वो रेडिएशंस कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। फिर से बता रहे हैं कि हम ऐसे ही जीएम काउंटर लिया और किसी रूम में ऐसे रख दिया और हमने देखा कि ये अभी भी रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है और काउंट कर रहा है, हालांकि इसके पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं पड़ी हुई। तो उन रेडिएशन को जिनको ये डिटेक्ट कर भी कर रहा है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। और ये बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, इनकी सोर्स क्या है, ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से आती हैं, वही आज सब कुछ हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस है। तो when a Geiger tube is used in any experiment, it records radiations even when a radioactive source nowhere near it, यानी कोई radioactive source के पास ना भी पड़ी हो तो भी। This caused by radiations called background radiations। इन radiations को हम क्या कहते हैं, background radiations। अब ये background radiations कहाँ से आ रही होती हैं, कौन सी इसकी सोर्स है, वो ही सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सोर्स का देखते हैं, कॉस्मिक रेज है। भाई कॉस्मिक रेज ऐसी रेज होती है कि ये हम कहते हैं कि हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इन्हीं में आती हैं। तो कहाँ से आ रही होती हैं, ये हमारे पास आउटर स्पेस से आ रही होती हैं, सन हो गया, गैलेक्सी, स्टार वगैरह से हम तक पहुँच रही होती हैं। तो ये भी हमारे पास एज अ बैकग्राउंड रेडिएशंस हम इनको उसमें ले सकते हैं। अब एक कुदरत ने इस ज़मीन के आसपास एक ओजोन की लेयर बनाई हुई है, एक ओजोन की लेयर बनाई हुई है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से महफूज रखती है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से क्या रखती है, महफूज रखती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनमें ये यूवी रेज होती हैं, इन यूवी रेज को ज़मीन पर आने से रोकती है। ऐसा ही है। लेकिन आजकल आपने सुना होगा कि ये जो ओजोन लेयर है जो ज़मीन के गिर्द है, जो हार्मफुल रेडिएशंस को ज़मीन तक आने से रोकती है, ये पतली होती जा रही है, ये कमज़ोर होती जा रही है, इसमें होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ रेडिएशंस हमारी ज़मीन तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और डिफरेंट किस्म के बीमारियां वजूद में आ रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये ओजोन लेयर को ख़राब कौन कर रहा है? भाई एक हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हाथ जिसका है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होती है? भाई ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, ये एरोसोल स्प्रे में यूज़ होती है, ठीक है, गाड़ियों वगैरह में भी जो अक्सर मार रहे होते हैं, प्लास्टिक एंड फोम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशन हमारी ज़मीन तक पहुँच पा रही है कुछ ना कुछ। तो आजकल बहरहाल हम
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह इंडस्ट्रीज में जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स हैं आजकल हम वो यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ओजोन की लेयर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। ठीक है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन में और कौन सी होती हैं? बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग मटेरियल, ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे सीमेंट हो गया और जो रेड ब्रिक्स होती हैं, इनमें भी कुछ मिकदार में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इनमें से भी रेडिएशंस अक्सर निकलती हैं। तो ये भी रेडिएशंस क्या होती हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन में ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही अर्थ क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब किस तरह से? अर्थ में अगर मैं कह रहा हूँ कि यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम है। अब यूरेनियम क्या करेगी? अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी, तो अल्फा पार्टिकल डिके करके रेडियम बन जाएगा, फिर कोई अल्फा पार्टिकल डिके होगा, ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल इस रेडियम में से निकलेगा तो रेडॉन गैस बन जाएगी। यानी कि ज़मीन के अंदर भी जो हमारे पास है वो इस तरह के डिके हो रहे हैं। यूरेनियम से रेडियम बना, रेडियम से रेडॉन गैस। अब रेडॉन गैस है, वर्ड पे गौर करें, रेडॉन गैस है। अब ये गैस को रोकना इतना आसान काम नहीं होता। अब ये रेडॉन गैस क्या होती है? ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाती है। गैस है ना, कहीं से भी जगह मिलेगी, बाहर आ जाएगी। अब जैसे मैं इस रूम में हूँ, अगर ये रूम फुली बंद हो, बिल्कुल बंद हो, तो कोई भी इसमें खिड़की वगैरह ना हो, जस्ट दरवाज़ा हो, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ हो, तो ये रेडॉन गैस क्या हो जाएगी? कमरे के अंदर आएगी और इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी? इस रूम के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगी। अब रेडॉन गैस भी क्या है? अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो इसमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो रेडिएशंस क्या हो जाएंगी? इस रूम के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि रूम्स हवादार होने चाहिए, उनमें खिड़कियां वगैरह होनी चाहिए ताकि हम इन रेडिएशन से जितना बच सकें। तो ये जो ट्रैप्ड रेडिएशन हो जाएगी, ये भी ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कमरों को हवादार रखते हैं, खुला रखते हैं, खिड़कियां वगैरह रखते हैं ताकि हवा का गुजर होता रहे और रेडिएशंस की तादाद कम से कम इस रूम में हो सके। तो रेडॉन गैस से भी हम इस तरह से बच सकते हैं। अक्सर जो घर बहुत दिनों से बंद हो, अक्सर हम उसमें जाएं तो हमारा दिल घबराता है, हम ऐसे चक्कर से आते हैं, अजीब से ऐसा फील होता है। भाई वो इन्हीं रेडिएशंस की वजह से होते हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस वहाँ पर ट्रैप्ड हुई होती है, बहुत अरसे से वो घर खुला नहीं होता, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस का बसेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कई लोगों के ख्याल में जन्नात भी आ रहे होंगे। अब इसके अलावा, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यूरेनियम, रेडियम, रेडॉन गैस, मतलब अर्थ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें होते हैं और इसमें से भी रेडिएशंस निकलती रहती है और ये भी कौन से? बैकग्राउंड रेडिएशंस में ही आती हैं। तो नेक्स्ट इसमें कौन सा आता है? फूड। ऑल टाइप्स ऑफ फूड कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिनमें ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो पोटाशियम 40 और कार्बन 14 है। ठीक है, पोटाशियम 40 और कार्बन 14 है। ये हमारे बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में होते हैं और नुकसानदेह नहीं होते, इसलिए जब हम फूड वगैरह खाते हैं तो हमें इतना नुकसान वगैरह नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक हो गया, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कहाँ से रेडिएशन निकल के तो हम पे पड़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर। अब अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि एक्सरे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? अक्सर हम जो डेंटल एक्सरे होता है, जो चेस्ट एक्सरे होता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। साल में तकरीबन एक दफ़ा ही कराने चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एक बार से ज़्यादा नहीं कराने चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स को डैमेज करते हैं, अक्सर ये कैंसर का भी बायस बनती हैं एक्सरेज। तो एक्सरेज भी क्या होती हैं? इसी सोर्स में ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट में फिर आती हैं, तो ये भी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन में ही आती हैं। ठीक हो गया, और मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है रेडियो एक्टिव वेस्ट। नेक्स्ट क्या आता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है। और मेडिकल रेडिएशन में और भी आ जाते हैं, ये जो MRI कराते हैं और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं और जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से भी रेडिएशन हम तक अक्सर पहुंचती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट ही कहते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है।
जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, 2-3 महीने बाद उसका फ्यूल चेंज करना पड़ता है, तो वो जो फ्यूल वेस्ट के तौर पर हमारे पास आते हैं उसको हम कहाँ पर ठिकाने लगाएं? उसमें भी खतरनाक किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलते हैं और जो फिजा को, वाटर को पोल्यूटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स है। उसके बाद आते हैं रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। देखिए ये जो अक्सर तजर्बे करते हैं, अक्सर जो हमारे पास न्यूक्लियर तजर्बे वगैरह हो रहे होते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर लें, ये हम न्यूक्लियर बम फोड़ दें, तो अक्सर आपने देखा होगा वो पहाड़ी इलाकों में जाकर करते हैं। जैसे चागी का मुकाम होगा जहाँ पर हमने एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन जैसे इलाकों में करते हैं, बलूचिस्तान वगैरह वाले इलाकों में, कि जहाँ पर आबादी आसपास नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और काफ़ी ख़तरनाक रेडिएशंस एमिट होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं और वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन में होती हैं, उनसे भी हम हर वक्त एक्सपोज अक्सर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उनसे भी बचना चाहिए। नेक्स्ट इनका सोर्स कौन सा है बैकग्राउंड रेडिएशन में? कलर टेलीविजन। जो पुराने ज़माने कलर टेलीविजन होते थे जिनमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी होती थी, आजकल के ज़माने में तो एलईडीज़ आ गई हैं, सेमीकंडक्टर्स लग गए हैं। ठीक है, तो उनका इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में जो कलर टीवी होती थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसमें होती थी, तो उसमें से भी ये रेडिएशंस क्या होती थी? एमिट होती थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डीसेलेरेट होते हैं, एक्सरेज एमिट होती हैं, तो वो भी रेडिएशंस अक्सर हम पे पड़ रही होती हैं। तो ल्यूमिनस वॉचेस है, अक्सर हमने चमकने वाली घड़ियां पहनी हुई होती हैं। ठीक है, जिनकी वो जो सुइयां होती हैं, नीडल्स होती हैं, वो अक्सर चमक रही होती हैं, और जो नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 वो भी अक्सर चमक रही होती है। तो उसमें भी क्या होते हैं? उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उसमें से भी रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस वॉचेस भी एक इनकी सोर्स है। उसके बाद है टोबैको लीव्स है। टोबैको लीव्स किस तरह से ख़तरनाक है? सिगरेट अक्सर हम पीते हैं, ठीक है, हम तो नहीं पीते, बहरहाल जो पीते हैं, तो सिगरेट अक्सर लोग पीते हैं, तो वो जब स्मोक अंदर लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि उसमें भी खतरनाक रेडिएशंस होती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़ाहिर इसमें होते हैं, तो वो रेडिएशंस को भी साथ अंदर लेके जा रहे होते हैं, जो वो भी उनके लिए खतरनाक होती हैं, और वो जो स्मोक होता है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच रहा होता है, तो वो भी इसके असर में आ रहे होते हैं, तो ये भी खतरनाक होता है। वर्कर्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाहिर है रेडिएशंस का ही सारा खेल होता है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से खेलना शेलना हो रहा होता है, तो उसमें से भी हर वक्त रेडिएशंस निकल रही होती है। इस वजह से उन्हें स्पेशल किस्म के सूट पहने होते हैं लेड के, जो हर वक्त वो पहने रहते हैं जब तक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर वो काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सोर्सेज थी रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक्सपोजर में, ये सब कुछ आता है। तो ये सारी सोर्सेज थी बैकग्राउंड रेडिएशन जिसमें ये आ जाती हैं, मतलब ये सारी रेडिएशन जिसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो गीगर मुलर काउंटर डिटेक्ट करता रहता है, मतलब ऐसे रूम में भी रखते तो डिटेक्ट करता रहता है। उसके बाद एक और है कि डिफरेंट किस्म की जो रॉक्स होती हैं, किस्म की जो सॉइल होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अक्सर गीगर जीएम ट्यूब अगर उसके पास लेके जाए तो फिर जीएम ट्यूब रेडिएशन डिटेक्ट करेगी, तो वो कहाँ से आ रही है भाई? इस रॉक के अंदर से आ रही है। ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड रेडिएशंस में आती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक रेडिएशन एक्सपोजर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें हर वक्त किस तरह से रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है। तो होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।